नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात नए साल की होगी। आज साल का दूसरा दिन है और हम लोग एक दिन गुजार चुके 2025 में। अच्छा, आज हमारे एक मित्र से बात भी हो रही थी। वो ये भी कह रहे थे कि दक्षिण टोले में थोड़ी सी एक बीमारी ये भी है कि नए साल की बधाई भी देनी है। आनंद जी को माता जी के बनाए व्यंजनों में कलछी चला के फोटो भी खिंचवा लेनी है और उस फोटो को स्टेटस में भी चिपका देना है। लेकिन जब बधाई देनी है तो थोड़ा शर्माते हुए आंग्ल नववर्ष, ईसाई नववर्ष, ग्रेगोरियन कैलेंडर वगैरह भी कर देना। देखिए, सांस्कृतिक लड़ाई जो होती है वह एक तो पहले ताकत से शुरू होती है और उसके बाद धन पर बात आ जाती है। तो ईसाइयों ने दुनिया को जीता और आज की डेट में 57 मजहबी मुल्क जो हैं, मुझे लगता है कि वो भी अपना काम धाम जो करते हैं उसके लिए जनवरी फरवरी ही चलाते हैं। वो कोई हिजरी संवत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह विक्रमी संवत अगर हमारे देश में जब दुर्घटनावश हिंदू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो ये जो पचड़ेबाजी हुई है ना कि विक्रम संवत हमारा ऑफिशियल है, रोमन में हम काम करेंगे। अगर एक तरफ गए रहते भाई, ऐसा एक ही देश है ना, इजराइल, जिसने अपनी मृत भाषा को पुनर्जीवित किया, सब कुछ वही, तो वो सारा कुछ उसी में करते हैं। या फिर चीन है, जापान है, तो वहां कोई ये नहीं शुरू हो जाता है कि भाई मंडारिन के साथ ये वाला जो डायलेक्ट है चीनी भाषा का, भाई उसके भी 50 डायलेक्ट हैं, मैं उसी में काम करूंगा। यहाँ तो आप हिंदी का कहेंगे तो लोगों को अंग्रेजी में थूका हुआ भी चाटना पसंद है, लेकिन हिंदी में अगर कमल खिला रहेगा तो भी उसको नहीं लेंगे। वैसे ये वाला थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो गया, हिंदी में कमल वाला। अभी तो देखिए, जैसे बातें पकड़ी जाती है तुरंत हो जाएगा कि कमल माने भाजपा, भाजपा माने अच्छा ये भाजपाई मनुवादी व्यक्ति है। और आनंद जी ने कल इतनी पार्टी की है कि उनको सर्दी हो गई है। तो आनंद जी, ये जो आत्महीनता है हम लोगों में, और सनातन तो सबको स्वीकारता है भाई। सनातन तो ये नहीं कहता है, सनातन तो हिजरी संवत वालों को भी स्वीकार चुका है। और सनातन में 200 वर्ष तो अरबी फारसी का ही जोर रहा है, फारसी का खास तौर से, जब भी मुगलिया दरबार लगा। तो इसीलिए हमारे जो अभी इंतकाल जिनका हुआ है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सारे भाषण उर्दू में लिखे होते थे। आप जब भी उनको बोलते देखिएगा तो हम लोगों की आंखें अगर बाएं से दाएं जाती हैं तो उनकी दाएं से बाएं जाती थी, क्योंकि उनको हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। तो या तो अंग्रेजी या फिर वो। उसी तरह हमारी हीन भावना दक्षिणात्य राज्यों में भी दिखती है कि हिंदी थोप रहे हैं। अबे अंग्रेजी में लिथड़े पड़े हो भाई। अंग्रेजी में के गू में तुमने पूरा बदन लपेट के और तुम कह रहे हो कि हम अभिषिक्त हैं। हमारा कन्नड़, हमारी तेलुगु, हमारी तमिल, और तमिल को लेके तो हमारी सबसे पुरानी भाषा है। भैया, तुमसे पुरानी सभ्यताएं आई गई, मिट गई, कोई नाम लेवा नहीं रहा। तो खैर, इतनी भूमिका आनंद जी। इसके बीच जिहादियों ने न्यू ऑरलियंस में मोहम्मद बशीर ने ट्रक चढ़ा दिया जश्न मनाते हुए। इससे पहले क्रिसमस के मुद्दे मौके पर बर्लिन में एक जिहादी ने ट्रक चढ़ा दिया था। ट्रक से, जिहाद से, जश्न से कैसे क्या देख पाते हैं आप? लगातार आप सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे ही अब आपसे पूछना पड़ेगा। देखिए, ये जो सारी प्रक्रिया थी ये हर जगह जारी रही है। और आप जिस भी देश में देखेंगे, चाहे वो नीदरलैंड्स में जब आबादी बढ़ने लगी एक समुदाय विशेष की, या फिर और दूसरी जगहों पर, तो इन सभी जगहों पर ये हुआ है कि भाई आप न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं तो नहीं, हमारा जश्न नहीं है, हम क्रिसमस ट्री को आग लगा देंगे। हम कुछ और जैसे जो देश पहले कभी लेबनान वगैरह जो थे उसमें कभी आबादी हुआ करती थी क्रिश्चियंस की, अब आबादी काफी घट गई है, 20-30% हो गई है। तो जैसे ही वो अल्पसंख्यक हो गए हैं तो उनको अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट किया जाना शुरू कर दिया गया है। क्रिसमस ट्री वगैरह में आग लगा देते हैं कि भाई नहीं, तुम ये मना नहीं सकते। तो ये सब कुछ होता है। अब ये चीज आप सबसे पड़ोस में बांग्लादेश में देख सकते हैं कि जब तक
वो जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब 50% से नीचे है, 30% के आसपास है, तो 30% के आसपास वो कहना शुरू करेंगे आपको कि आप किसी तरह से अपनी जाति के आधार पर लड़ते रहिए, ताकि उनको समय मिल जाए, वो अपनी पावर को बढ़ा सकें। जैसे ही एक बार वो 40-50% पे आने लगेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि यहाँ तो भई कोई संविधान-वंविधान नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा सरिया, यहाँ चलेगा ईंटा, यहाँ चलेगा पत्थर। तो ये जो सिस्टम है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड सिस्टम है, और कोई भी अगर इसमें इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं होता, तो उसकी बेवकूफ़ी का तो कोई हिसाब मेरा नहीं। मेरा सवाल कुछ और है कि उनका तो ये कर्तव्य है, भाई इल्हामी किताब ने उनको सिखाया है ना, माले गनीमत, लूट मार, कब्जा, ये सब तो उनकी किताबों ने सिखाया है। वो तो अपने हिसाब से सुन्नत कर रहे हैं, तो चलिए उस पर तो अलग बात करनी होगी कि भाई उसका क्या इलाज है। कोई बीमार अगर है वायरस से, तो उस वायरस का इलाज क्या है। लेकिन ये जो वोकिज्म की यूनिवर्सिटीज है, जैसे बर्लिन में एंजेला मर्केल ने खोला, आज बर्लिन की जो हालत है, पूरे यूरोप की जो हालत है, पेरिस से मेरे दोस्त बताते हैं कि वहां पर बांग्लादेशी लुंगी पहन के और झालमुड़ी टाइप बेच रहे हैं। अतिरेक होगा, लेकिन बांग्लादेशी जो हैं वो लुंगी पहन के पेरिस के पास एफिल टावर के पास हैं। लुंगी पहनने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ जो अपराध आता है सब कुछ, तो ये वोकिज्म की जो इंडस्ट्री है, वो तो इसको भी कुछ ये करने आ जाएगी, डिफेंड करने, जैसे बुरहान देखिए, वानी। इसको 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 जोड़ करके आप देखिए ग्रूमिंग गैंग्स से। ग्रूमिंग गैंग्स का आपने सुना होगा, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स जो होते थे, मुख्यतः एक ही समुदाय विशेष के, उसमें भी पाकिस्तानी बहुल। ये लोग कम उम्र की लड़कियों को, 13 साल, 12 साल, 14 साल, ऐसी कम उम्र की लड़कियों को बहला-फुसला करके अपने साथ ले जाते थे। फिर वो किडनैप हो गई और उनके ही चंगुल में रह गई। फिर उनके साथ बलात्कार होता था। तो अगर आप केसेज़ उनके पढ़ के देखेंगे, तो 1-2 बार नहीं, किसी के साथ 80, किसी के साथ 23 बार बलात्कार हो रहा है, और एक एक ही रात में, मतलब कई-कई लोग बलात्कार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं लगातार। तो इनको जब खोज करके उनके माँ-बाप ने निकाला, मतलब लड़की लापता हो गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके माता-पिता परेशान हुए और ढूँढने निकले। तो जिन पिताओं ने ढूँढ करके उन लड़कियों को निकाला कि भई मेरी बेटी यहाँ पर है और इसे यहाँ पे रखा गया है, तो ये निकाल कर के लाने वालों के खिलाफ ही मुकदमे दायर हो गए थे। ग्रूमिंग गैंग पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे इस्लामोफ़ोबिया फैल जाएगा, ये खतरा है। इस वजह से ग्रूमिंग गैंग्स पे लंबे समय तक बात नहीं हुई। फिर जब वो एक नारायण मूर्ति के जो दामाद थे, वो जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा था कि भई हम ग्रूमिंग गैंग्स पे जो है वो पाबंदी लगाएँगे और सख्ती बरतेंगे, और उसके बाद से जो है कुछ सख्तियाँ बरतनी शुरू हुई। इससे पहले तक कोई सख्ती नहीं थी। तो ये मूर्खता जो है, ये किसी एक में है ऐसा नहीं है। ये वामपंथ के साथ-साथ जो है वो घुस आती है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि वामपंथ को आप पहचानते थे नीले झंडे से, लाल झंडे से, कि लाल झंडा जिसने उठा रखा है वो वामपंथी है। अब के दौर में अगर आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब लाल झंडे से मत पहचानिए। अब सीधा-सीधा हम कहते हैं कि गिल्ट फीलिंग से पहचानिए। जैसे ही कोई आपको गिल्ट फीलिंग देने की कोशिश करता है कि अरे! गरीब भूखा मर रहा है और तुम पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। गिल्ट फीलिंग देने की कोशिश की, वामपंथी है। तो इस तरह के गिल्ट फीलिंग जो है वो देने की कोशिश जो की जाती है, तो वोकिज़्म जो है ये गिल्ट फीलिंग युवाओं में विशेष रूप से भरना चाहता है। तो युवाओं को वो अब कहेगा, अरे इसी वो को इतना गरीब है, अब वो इसी इतना को जरा गरीब है, जोड़ उसकी लीजिए। गरीबी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसी वोकिज्म को अपने देश में ले आइए जरा। तो वहाँ यूरोप भारत में यूरोप तो भारत पूरा भारत में लाएँगे। यूरोप यूरोप तो पूरा बर्बाद हो गया। अमेरिका बर्बादी की कगार पर है, जिहाद की वजह से। तो और यहाँ यहाँ भी आपको सत्तावन वही चीज़ एक दिख मिनट जाएगा। एक मिनट और 57 इस्लामी मुल्क तो बर्बाद हो ही चुके हैं उस वायरस से। अब भारत में जो कल मैंने नए साल पर जश्न की तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, खासतौर से जो टेक सिटीज हैं, गुड़गांव, आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, इस सब तरह की, चेन्नई, ये सब जो सिटीज हैं, तो लग रहा है जैसे लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां खुद आमादा हैं कि आओ
और ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। इस पर बहुत सारी आपत्तियां आ सकती हैं कि लड़कियों को बांध के रखना चाहते हैं, दो बूढ़े मनुवादी मिल गए हैं और अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे लड़कियां आमादा है कि कम ऑन रेप मी, इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, उनसे चला तक नहीं जा रहा है, इतनी उन्होंने शराब पी रखी है, वो गिर रही हैं, पड़ रही हैं, और ऐसी अवस्था में अगर कोई उनका फायदा उठाता है तो फिर वो किसको दोष देंगी? अपने वोकिज्म को, अपने सो कॉल्ड प्रोग्रेसिवनेस को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपनी नौकरी को, अपनी आजादी को, किसको दोष दिया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें देखिए वोकिज्म के साथ जो एक और चीज़ चलती है उस वो होता है राइट बेस्ड अप्रोच कहते हैं उसको। तो आप जो एनजीओ कल्चर देखेंगे, उसमें एनजीओ कल्चर में जो सिखाया जाता था, उसको राइट बेस्ड अप्रोच कहते थे। मतलब कि आपके अधिकार हैं सभी, इस बारे में आपको बताया जाएगा, आपके कर्तव्य क्या हैं, ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एनजीओज़ वगैरह के ज़रिए, उसमें राइट बेस्ड अप्रोच लिया जाता है, सिर्फ़ अधिकारों के बारे में बात की जाती है कि ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। और बाकी चीज़ें जो आपके कर्तव्य हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। क्योंकि वो राइट बेस्ड अप्रोच है तो उसमें वो कर्तव्य की बात होगी ही नहीं। तो जब आप कर्तव्य छोड़ करके और सिर्फ़ अधिकार लेने की कोशिश करते हैं तो उसको लूट-पाट कहा जाता है। ये चीज़ हमें अपनी अगली पीढ़ियों को सिखानी होगी, समझानी होगी कि भैया तुम्हारे अधिकार होते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तुम्हें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे ही ये कर्तव्य वाला पोर्शन आप गायब कर देते हैं, तो वोकिज़्म के लिए ये सुनने में या देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कुछ मेरा अधिकार है, ये सब कुछ मेरा मुझे मिल जाना चाहिए। आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल दिस। ये एंटाइटलमेंट का जो एंटाइटलमेंट की जो सोच होती है, उसमें ये सुनने में या करने में बड़ा नहीं, अच्छा लगता है, लेकिन एंटाइटल्ड टू उसके व्हाट? नतीजे होंगे नहीं, एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड टू टू व्हाट? एवरीथिंग, टू एंटाइटल्ड व्हाट? टू एवरीथिंग, टू टू एवरीथिंग, व्हाट? वही मैं यहाँ एवरीथिंग। पर यहाँ पर वही फर्क में कि एंटाइटल्ड टू यत्र तत्र सर्वत्र सो जाने के लिए, हाँ, एंटाइटल्ड टू शरीर को, पैसों को, पूरे इसको। मैं सामाजिक वर्जना की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जब आ, जैसे मैं ही जब जैसे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैं इन लोगों से ज्यादा विद्रोही था, और मैंने तो कोई सोशल नॉर्म्स नहीं माने, तो वो मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप एंटाइटलमेंट किस चीज में खोज रहे हैं साहब? आप हर एक यत्र चीज़ तत्र में, सर्वत्र सोने में, हर एक आप चीज़ में, इसमें भी। आप एलजीबीटीक्यू को ऐसा बना रहे हैं मानो समाज में एक धारा है वो। चलिए मान लिया, उनके साथ सरकार कानून बना रही है, जिसका काम है कानून बनाने का, वो अपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मेरा इसके बाद कोई कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं उस धारा से परिचित नहीं हूं। आपने लड़ झगड़ के जो भी करना था, लेकिन अब ऐसा तो न करो प्रभु कि वही समाज है और उसके अलावा जो भी है वो विचलन है या वो अलग है। जैसे कि आजकल की ओटीटी के जितने भी आपके सीरीज हैं, आप देखिए तो लगेगा कि जैसे एलजीबीटीक्यू अगर आप नहीं हैं तो आपने कुछ खो दिया है, कुछ आपने अपराध कर दिया है। तो भाई नहीं है, मेरे आसपास मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहता हूं, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे नहीं मिला है। अब आप कह सकते हैं कि वो छुपे हों, वो घुट रहे हों, मर रहे हों, सब समझ गए, लेकिन वही मुख्य धारा है, इसको थोप क्यों रहे हो साहब? हर एक तरफ से, सीरीज से, फिल्मों से। अच्छी भली बेटे बाप की कहानी है, चली आ रही है फिल्में, आजकल तो फिल्में देखने में डर लगता है साहब। अब फैमिली मैन है, उसमें चल रहा है अचानक अचानक से एलजीबीटीक्यू। क्यों? क्या मतलब? कोई, तब तो आप पर कोई दबाव है ना कि नहीं इसमें ये सीन डालना ही है, फॉर्मूला है ये। इस चीज से दिक्कत है मुझे। तो देखिए एंटाइटलमेंट में आप जोड़ना शुरू करेंगे तो एंटाइटलमेंट में हर एक चीज़ आती है। मुझे जैसी मर्ज़ी वैसे कपड़े पहनने दो, माय बॉडी माय चॉइस, मुझे ये खाना है और आप मुझे खाने से रोक नहीं सकते, मुझे बीफ खाना है, आप बीफ खाने से रोक नहीं सकते। लेकिन फिर जब आप शराब की बात करेंगे तो शराब चूँकि एक मज़हब में हराम होता है, तो वहाँ पर वो जो है वो लागू नहीं होगा, वहाँ पर सिस्टम बदल जाएगा पूरी तरह।
नहीं तो बीफ के अ, साथ पोर्क में भी तो बदलेगा, पोर्क भी नहीं नहीं, खाएंगे। वो पोर्क में भी बदल जाएगा। पोर्क तो आप एक समुदाय विशेष की भावनाएँ आहत नहीं कर सकते। तो तो एक ही समुदाय की भावनाएं हैं। हाँ, ये एक ही समुदाय की भावनाएँ हैं, आप उसको आहत नहीं कर सकते। तो ये जो हम्म। एंटाइटलमेंट है, वो एंटाइटलमेंट जो दे रहा है, आप उसी से लेंगे ना। आप बच्चा किसके पास ज़िद करता है? अपने माँ-बाप के पास ज़िद करता है या दादा-दादी के पास ज़िद करता है। जिसके पास बच्चे को पता है कि यहाँ मेरी ज़िद चल जाएगी। अगर मैं ज़मीन पे पड़ गया और हाथ-पाँव मारने लगा और दादी ने देख लिया, "अच्छा, अच्छा, करने देते हैं ना, थोड़ा-सा दे दो, क्या हो जाएगा 5 मिनट के लिए मोबाइल दे दोगी तो।" तो अब माँ ने भी मोबाइल दे दिया। जैसे ही दादी वापस घर गई और उसके बाद बच्चे ने वही हरकत शुरू की, माँ ने उठाई छड़ी और 4 छड़ी दी, बच्चा अपने आप सीधा हो जाएगा। तो जितनी देर तक दादी रहती है, जहाँ उसे पता है कि ये बदमाशी चल जाएगी, वहीं चलती है ना। तो हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही है कि हिंदुओं के पास ये बदमाशी करेंगे, ज़मीन पे पड़ जाएँगे, हाथ-पाँव मारने लगेंगे, तो ह यहाँ पे ये बदमाशी चल जाएगी। कोई आपका सर्तन जुदा करने नहीं आएगा, तो यहाँ पे वो करते हैं और वहाँ पे नहीं करते। तो ये अंतर जो वोकिज़्म का होता है, ये हमेशा आपको दिखेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि आप और आनंद जी बतकही करते हुए हारमोनियम लेके इधर-उधर निकल जाते हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो भाई लोग, ऐसा है दोस्तों कि हर एक बातचीत किसी निष्कर्ष के लिए की जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। दूसरे, हम कुछ सवालों के साथ आपको इसलिए छोड़ के जाते हैं कि आप उन पर सोचें, उन पर पढ़ें। मैं अगर बना बनाया जवाब आपको दे दूंगा तो शायद आप उसी जवाब में जीवन भर उलझे रह जाएंगे। हमारी मान्यता है कि हम आपको रेडीमेड कुछ भी ना दें। तीसरा, बावजूद इसके आप लोगों ने कहा है कि हम लोग कहीं को थोड़ा सा सार रूप में दे दें, तो हम लोग अब चलते वक्त 2 मिनट में आपकी सारी बात जो भी हम लोग करते हैं उसका सार निकाल के आपको देंगे। तो आनंद जी, आप शुरू होइए, 2 मिनट में बताइए अभी हम लोगों ने जी, क्या क्या सबसे बात कही सबसे कि कहाँ पहले पे तो पहुंचे। इस सवाल पे सबसे पहली चीज़ जो मेरे मेरे जवाब में मतलब देने में आती है, वो ये होती है कि बतकही में हम लोग हारमोनियम लेके इधर-उधर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि जिसे आप लीगेसी मीडिया कहते हैं, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो इन मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करेगा। वो पॉलिटिकली जी। करेक्ट होने के चक्कर में, वो ऐसे सवालों पे बात ही नहीं करेगा कि भैया ये जो हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या इससे जो समस्याएँ आएँगी, उससे कौन निपटेगा? राइट। तो ये जो न्यू ईयर पे जो इस तरह की भसड़ मच रही है, इस भसड़ से बाद में जो निपटने की बारी आती है, उससे कौन निपटेगा? या 1 या 2 दिन के बाद पहले तो आप गिल्ट ट्रिप पे जाएँगे, मतलब 1 तारीख को जब उतर जाएगी, जो नशा था वो उतर जाएगा, तो 1 आध दिन आप गिल्ट ट्रिप पे रहेंगे, अफ़सोस होता रहेगा, खुद ही अपने आप में ग्लानि होती रहेगी। 1-2 दिन के बाद जब आप इससे सुधरेंगे, तो उसके बाद भी जो हरकतें आपने कर दी हैं एक बार, वो आपकी छवि के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहेंगी। तो इन सब से आप कैसे निपटेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप भले ये कितना भी वोकिज़्म वाला कल्चर जो है आपको कह ले कि नहीं पास डोंट पास जजमेंट, आप जज मत कीजिए किसी को, लेकिन ऐसा होता नहीं। आम लोग ऐसा नहीं करते। सभी लोग वोक हों तो भी आप एक-दूसरे के बारे में बैक बिचिंग जिसको कहते हैं, वो ही कर रहे होते हैं आपस की बातचीत में। जी। तो अपने आप को कितना भी आप वो कह लें, तो नतीजा वही निकलता है। जी। इसीलिए इन सब का सामना तो करना पड़ेगा। जी। तो इस सवाल पे जो आम मीडिया आपसे बात नहीं करती, वो बातचीत हम लोग कर रहे होते हैं और ये सवाल उठाए जाने चाहिए, इस पर आपका ध्यान दिला देते हैं। अभी जिन सवालों पे जी। हम लोगों ने बात की है, उसमें से सबसे पहला तो यही था कि न्यू ईयर पे जिस तरह की पार्टीज़ हो रही हैं या जिस तरह से वो कल्चर एक ऐसी स्थिति में आपको पहुँचाता जा रहा है, जिस स्थिति से वापस आने का कोई तरीका नहीं होता। इसमें आपको हमेशा हम लोग ये बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक बार मैंने हेयर कट करवा लिया। हेयर कट अगर करवा लिया जी। तो थोड़े ही दिन में बाल जो है वो मेरे फिर से वापस उतने ही लंबाई के हो जाएँगे, तो वो बहुत मामूली सा चेंज था। अगर मैं अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना चाहूँ, तो फिर से 1 महीने बाद मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही हेयर डाई करना होता है, बालों को रंग लेना होता है। बालों को रंग लेंगे अगर हम, तो कुछ 10 दिन, 15 दिन तक जो है वो बाल मेरे काले रहेंगे, उसके बाद ये अब किसी और रंग के बैंगनी, गुलाबी किसी भी रंग के हो सकते हैं,
उसके बाद फिर से जो है वो वापस अपने नेचुरल कलर में आ जाएँगे। तो 1 महीने का अगर होता है आपका हेयर डाई का असर, तो 15 ही दिन का सॉरी 1 महीने का अगर आपका बाल काटने का असर होता है, तो 15 ही दिन का आपका बाल को रंगने का असर होता है। अगर हम टोपी पहन लें, तो टोपी पहनने का असर तो 5 मिनट का ही होता है। 5 मिनट में हम टोपी उतार करके जो है वापस से अपने पुराने हेयर स्टाइल में आ सकते हैं। लेकिन ये जो 5 मिनट, 15 दिन और 1 महीने का है, इसकी तुलना में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, जो आप पे ज़िंदगी भर के लिए प्रभाव डालते हैं। आपने वो चुनाव अगर एक बार कर लिया, तो उसके बाद आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। इसको बर्निंग द रूबिकॉन जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में, कि पीछे का जी पुल जला देना, वैसी वाली स्थिति होती है। और हम लोग जी उसके बारे में बात कर रहे थे कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिसमें पीछे का पुल जल जाएगा और आप वापस पुराने वाली पोज़ीशन में नहीं लौट सकते। और जी ये चुनाव अगर आपने किया, तो उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताता। कि आप जी जब कुछ करते हैं तो सिर्फ़ आपके पास अधिकार नहीं होते, आपके पास कर्तव्य भी होते हैं। ये आपको किसी को याद दिलाना पड़ेगा। तो वो याद दिलाने का जी काम हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों जी ने ट्रक वाली जो बात की, उस ट्रक वाली बात में भी फिर से वही चीज़ घूम कर के आती है कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनका बर्ताव जो है वो वैसा ही रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन आप आप समय की सीमा भी पार कर रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे थे, इन 2 मुद्दों पर हम लोगों ने बात की और अब वापस व्यालोक भाई आप देखिए कि आपके हिसाब से समरी आज की बातचीत का क्या होगा? नहीं, समरी तो आपने बता दी। और देखिए दोस्तों, अब आनंद जी बाल का रूपक दे रहे हैं तो इस पर बुरा मानने की बात नहीं है भाई। जिसके पास जो नहीं होता है उसी के रूपक देता है, उसी की याद आती है। अब बाल के रूपक मैं थोड़े ना दूंगा। खैर, तो आनंद जी ने जो सारांश बताया, देखिए सारांश यही है कि आज का अमेरिका जो है वो 40 साल में वहां तक पहुंचा है। आप 70s 80s की अगर वहां की मैगजीन्स देखें तो आपको लगेगा कि अरे आज जो भारत में जैसी मैगजीन है, जो चर्चाएं हैं, ठीक वही चल रहा है। वहां भी कभी परिवार हुआ करते थे, उसको बाकायदा तोड़ा गया। आपके यहाँ भी वो या तो परिस्थितियां हैं या जैसे भी परिवार टूट रहे हैं। और अब कुछ दिनों के बाद यहाँ भी हो जाएगा कि 18 साल का हो गया तो बेटे को घर से निकालो, इस सब तरह की बात। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया या फिर दीपिका से पूछा गया कि क्या आप लोग माँ बाप के साथ रहते हैं। अभिषेक बच्चन के साथ पूछा जाता है, विदेशी मीडिया पूछती है। तो अपने परिवार को बचाइए, अपने आप को बचाइए और अपनी सनातन संस्कृति को बचाइए। घूम फिर कर पूरी दुनिया को वहीं आना है। और ये मैं इसलिए नहीं कि मैं सनातनी हूं या मैं गौरवान्वित हूं कि हमारा रास्ता सबसे अच्छा है, एकमात्र रास्ता है। नहीं, आप घूम फिर कर चले आइए। आप पर्यावरण की बात करेंगे, सनातन में है। आप परिवार की बात करेंगे, सनातन में है। आप इंडिविजुअल कल्याण की बात करेंगे, सनातन में है। आप सामूहिक कल्याण की बात करेंगे, सनातन में हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्यों में सद्भावना हो भी नहीं भाई, यहाँ तो प्राणियों में सद्भावना हो। 84 लाख योनियां जो है जीव जंतुओं की, उस सब प्राणी, पूरे प्राणी जगत में सद्भावना हो। ये जो प्रार्थना है, इससे बड़ी प्रार्थना मनुष्यत्व में कहीं की गई हो तो दिखा दीजिएगा मुझे। नहीं की गई है। और धर्म का मतलब मजहब या रिलीजन नहीं होता है। इस पर हम लोग लगातार बात करते ही हैं। फिलहाल दीजिए एक छोटा सा विराम। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।